प्यारे छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार का कुछ उद्भव विकास को हम लोग शेयर कर रहे थे। कुछ तकनीकी अभाव के कारण ये वीडियो कट हो गया था। पुनः हम इस वीडियो के द्वारा उस चीज़ों पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण के, यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा अनुच्छेद 35 को संबद्ध अधिकारोों के सामान्य रूप हैं। 44वें संशोधन के पास होने से पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता है, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसा कि पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि जो मूल रूप से भारतीय संविधान की जब रचना हुई उस समय भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार थे? 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में उसमें मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और आज संपत्ति का जो अधिकार है वह कानूनी अधिकार के रूप में है। इस आधार पर आज वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि संविधान के अध्याय 3 यानी कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस अधिकार पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से प्राप्त संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। इसमें 2-3 पॉइंट है प्रिय छात्र छात्राओं, बड़े इसको गौर से आप सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये चीज़ें बार बार पूछता है। जैसे पूछता है कि दुनिया में पहली बार अधिकारों की बात सन 1215 ईस्वी में हुई, यानी कि अधिकार की जब बात आई तो दुनिया में पहली बार कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और कब हुआ था? सन 1215 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में सर जॉन साइमन के एक चार्टर के माध्यम से अधिकार दिए गए थे और इस चार्टर का नाम रखा गया मैग्ना कार्टा। यानी कि मैग्ना कार्टा, जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा क्या इसको कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। पहली चीज इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, पूछता है कि विश्व में सर्वप्रथम अधिकारों की मांग कहाँ उठी? गौर से सुनिएगा। तो विश्व में सर्वप्रथम अधिकारों की मांग है फ्रांस की क्रांति। जैसा कि हम लोग फ्रांस की क्रांति का अध्ययन किए, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता द्वारा सर्वप्रथम अधिकारों की मांग की गई। और आपने जब उसका अध्ययन किया फ्रांस की क्रांति का, तो फ्रांस की जो जनता थी उनकी नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इस आधार पर विश्व में सर्वप्रथम अधिकारों की मांग फ्रांस की क्रांति में अर्थात 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी में वहाँ के नागरिकों द्वारा हुई। और उनका प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तीसरा पॉइंट है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित रूप में अधिकारों की गारंटी देने वाला देश कौन था? गौर कीजिएगा, यहाँ लिखित की बात आ रही है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित रूप में अधिकारों की गारंटी देने वाला देश कौन था? तो वह है अमेरिका। प्रिय छात्र छात्रा, इसको आप बड़े शालीनता से इसको समझिएगा, याद रखिएगा। तो इस आधार पे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35, यानी कि जब भी आपके सामने अनुच्छेद 12 से 35 आए तो उसका मतलब है भारतीय या भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है कि ये जो नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस आधार पर मौलिक अधिकार के संबंध में जिसे
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य सरकार पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अरे मर्दे का हम बताएं। तो इस आधार पे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान संशोधन सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 3 भाग से हटा दिया गया था। मतलब कि संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे एक कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया है और उनका स्थान 300A के तहत उनको दिया गया है। इस आधार पर मौलिक अधिकार नागरिकों और रहवासी को राज्य की मनमानी या शोषित नीतियों और कार्रवाई के सामने रक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। प्रिय छात्रों, हम लोग आते हैं कि भारतीय नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार है उसके विषय में अध्ययन करेंगे कि उस अधिकार में क्या क्या वर्णन किया गया है। हमें उम्मीद है प्रिय छात्राओं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप कोई वीडियो समझ में आएगा। तो उसमें पहला जो पॉइंट आता है, पहला जो अधिकार है नागरिकों का, हुआ है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्गृत है। आपको मैं बताया कि नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह परीक्षा में बार बार आपसे पूछता है। तो इस आधार पे अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 जब भी आए तो उसका मतलब क्या होगा? समता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो उसमें अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नज़र में, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति, भारत के सभी व्यक्ति, चाहे अमीर गरीब राजा रंक जो जहाँ है सभी एक समान है, उसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अनुच्छेद 15 के तहत व्यवस्था की गई है कि जाति, धर्म, लिंग तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं करना।
इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तथा वहीं कहा गया है कि बच्चों और महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता होगी, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। यानी कि सरकारी सेवाओं में सबको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, परंतु अगर सरकार यह जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। नेक्स्ट पॉइंट 17वां बार बार आपसे पूछता है कि अस्पृश्यता क्या है। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता या समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। यानी कि इस अनुच्छेद में बताया गया है कि इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 रुपये जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया है। 5वां पॉइंट अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे आपने देखा कि तमाम प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं, सर, महोदय, तो इस आधार पे उन उपाधियों को अंत किया गया है, लेकिन सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई और डॉक्टर के अलावा सेना में आप जाएंगे मेजर, जनरल, इस आधार पे सिर्फ शिक्षा और रक्षा में उपाधि देने की परंपरा है, लेकिन इनके अलावा अन्य जो क्षेत्र है या ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी उपाधि दी गई हैं उनको समाप्त किया गया है। और इसका जिक्र किसमें है? समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट पॉइंट प्रिय छात्र छात्राओं, दूसरा पॉइंट जो दूसरा मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जब भी बात आए तो आप बेहिचक समझिएगा कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता की बात की गई है, और इस आधार पे इसके अंतर्गत भारतीयों को निम्न अधिकार प्राप्त है। वाक स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की हमको क्या है? आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। और यह कौन देता है हमको? भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद 19 के तहत यह अधिकार हमको दिया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर उसका जो अपराध लगाया गया वह सिद्ध नहीं होता है तब तक उसको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो 21वां जो बताता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सभी को अपने अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करने की हमको स्वतंत्रता प्राप्त है और हमारा मूल अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा का अधिकार, हमको शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार है। आप इतिहास पढ़ा होगा कि शिक्षा हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जब हमारे संविधान को लागू किया गया है और इस आधार पे उसके द्वारा हमको अधिकार दिया गया कि हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी भारत देश के अंतर्गत किसी भी स्कूल में, किसी भी संस्थान में, किसी भी कॉलेज में हम स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवसाय, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट प्रिय छात्र छात्राओं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह अनुच्छेद
23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात भारतीय संविधान में की गई है। इसमें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध। आपने सुना होगा कि मानव की तस्करी होती थी, मानव को बेचा जाता, खरीदा जाता था, और बाल श्रमिक यानी कि जो वे बालक जिनकी उम्र 14 से कम है उनका श्रम क्या है, निषेध है। इस संदर्भ में नियम कानून बनाए गए और यह हमारा अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालक यदि काम करते हैं तो वह क्या है, वह अपराध माना जाता है, वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और इसके अलावा किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक शोषण निषेध है। नेक्स्ट पॉइंट आता है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि मूल अधिकारों का चौथा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेके 28। इसके अंतर्गत इस बात को बताई जाती है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसके अनुसार नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंदर सिखों को तलवार रखने की आज़ादी प्राप्त है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा धर्म की स्वतंत्रता यह बताता है। हम लोग भारतीय संविधान की अध्ययन किए थे, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया था कि यह यानी कि यहाँ पे सभी धर्म एक समान है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म एक समान है। राज्य द्वारा सभी धर्म को समान रूप से संरक्षण और संवर्धन दिया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत सिखों को कृपाण यानी तलवार रखने की आज़ादी प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक कार्यों के संबंध में आयोजन की स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी धर्म के हैं तो उसके कार्यों के प्रबंधन का आयोजन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता, और कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। प्रिय छात्राओं, ये तो रहा हमारा स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28, जिसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है यानी कि संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह हमारा 5वां अधिकार है, जिसे मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। और संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत यह अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह बताता है किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। यानी किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का, उसको सुरक्षित रखने का हमको अधिकार है। हमारी जो भाषा है या हमारी जो लिखने की जो प्रणाली है, उसको बचाए रखने का यह हमको अधिकार है, और ऐसा हमको संविधान द्वारा हमारे अधिकार हमको दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि समाज के वे वर्ग जो अल्पसंख्यक हैं उनको हितों का संरक्षण भी किया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को भी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिय छात्रों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गौर से अध्ययन कीजिएगा, याद रखिएगा। इसमें जैसा बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 से 35 को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी, यानी कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर।
यानी कि अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है, यह संविधान की हृदय और आत्मा है। जिस प्रकार से शरीर से हृदय को निकाल दिया जाता है, आत्मा को निकाल दिया जाता है, तो उस शरीर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों को अधिकार को इतनी महत्ता दी गई है। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रावधान हैं। उसमें पहला पॉइंट आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। बात समझ में आई होगी। तो इस आधार पर दूसरा पॉइंट है परमादेश, यानी कि यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो इस आदेश में क्या कर सकता है, वह परमादेश जारी कर सकता है। निषेधाज्ञा, यानी कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की जो अदालत है उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती है। चौथा पॉइंट अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसकी कोई कानूनी अधिकार नहीं है, यानी कि वह नियुक्ति क्या हुई, गलत हुई है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, संवैधानिक उपचारों में पांचवा जो पॉइंट है यानी कि आर्टिकल 35, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, उसको कार्य करने कोई अधिकार नहीं है लेकिन उस कार्य को करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। परीक्षा छात्राओं, ये तो रहा भारतीय संविधान द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा यानी कि भाग 3 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या, जिसे अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि आप को ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसका बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसमें कुछ कटौती हुई है। यदि आपको कहीं दिक्कत आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराइएगा, क्लास में हमसे उस संदर्भ में जानकारी ले पाइएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और यदि आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।